हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम टू स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम टीजीटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं जॉन मिल्टन पे हैंडी ग्रामर के क्वेश्चंस पे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लास्ट। ये पूछ रहे हैं आपसे कि पैराडाइज लास्ट में कितनी बुक्स हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है कि पैराडाइज है क्या। ये जॉन मिल्टन का महाकाव्य है, एपिक पोएम है। ठीक है, अब इसमें हम जान लेते हैं। इसका राइट तो आंसर है आपका बी, करेक्ट। अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे तो 12th बुक्स है पैराडाइज लास्ट में। ठीक है, बट उसके अलावा भी कुछ बातें हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। 1667 में 10 बुक्स को पब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, 1667 में 10th बुक को पब्लिश्ड किया गया था। 1674 में 12th बुक्स को पब्लिश्ड किया गया था। इस बात को आप ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखे रहते हैं, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिसको जानना हमको बहुत ज़रूरी होता है। ये तो फिलहाल सभी को पता है कि पैराडाइज लास्ट में कितनी बुक्स हैं। तो टोटल 12 बुक्स हैं, ये आपको पता है। बट ये नहीं है कि कब किसको पब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, 1667 में 10 बुक को पब्लिश्ड किया गया था। 1674 में 12 बुक्स को पब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। ये पूछ रहे हैं हु इज मेन प्रोटैगनिस्ट इन पैराडाइज लास्ट। ये कौन है? शैतान है। ठीक है, ये कौन है? शैतान है। पैराडाइज लास्ट का मेन प्रोटैगनिस्ट है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? सी है। आए 23 क्वेश्चन को देखते हैं। विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज एन एपिक पोएम अबाउट द फेल ऑफ मैन। ठीक है, मैन आपका यही है इसमें। ठीक है, फेल ऑफ मैन, इसके बारे में आपको बताना है कि फेल ऑफ मैन का मतलब क्या होता है? मनुष्य का पतन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप जानते हैं कि ये वर्क है किसका है? जॉन मिल्टन का है। एपिक पोएम है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जॉन मिल्टन के किस वर्क की ये बात हो रही है। तो जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की ये बात हो रही है। ठीक है, इसमें रहते हैं एडम एंड, यस यहाँ पे एम है। ठीक है, एम है। ठीक है, एडम्स, एक का नाम क्या रहता है? ईव्स। ठीक है, एडम और ईव्स रहते हैं जो किसकी रखवाली करते हैं? गार्डन ऑफ ईडन। ठीक है, गार्डन ऑफ ईडन की रखवाली करते हैं कि शैतान के द्वारा इन दोनों ने वहाँ के जो फ्रूट्स था उसको खा लिए थे और इनको क्या किया जाता है? वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे है गार्डन है, फुल है। ठीक है, गार्डन ऑफ ईडन है। ठीक है, ईडन है, आप इसको देख लें। यही है इसका राइट आंसर। क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ए है। इसमें देखिए देखने वाली बात है विच वर्क है? जॉन मिल्टन का है, एपिक पोएम है। एपिक पोएम जॉन मिल्टन की कौन से है? पैराडाइज लॉस्ट है, द फेल ऑफ मैन है। ठीक है, तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है कि जॉन मिल्टन के किस वर्क का ये फेल ऑफ मैन के बारे में है। वो पैराडाइज लास्ट में है। उसमें एडम और ईव रहते हैं जो गार्डन ऑफ ईडन की रखवाली करते हैं और शैतान के द्वारा उन्हें उस्काता है शैतान और वो फ्रूट को खा लेते हैं और उसके बाद उन्हें इस गार्डन ऑफ ईडन से निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका ए है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 24 क्वेश्चन देखते हैं। इन पैराडाइज लास्ट, ठीक है, इन पैराडाइज लास्ट व्हाट इन द नेम ऑफ द एंजल हु गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेवन। ठीक है, ये इस बात को कह रहे हैं कि पैराडाइज लास्ट में स्वर्ग का जो गेट है वहाँ का जो रखवाली देवदूत करता है तो उसका नाम क्या था? उसका नाम आपको बताना है। गैब्रियल है, माइकल है, ठीक है, यूरियल है, रैफेल है, कौन सा? राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका बी है। ठीक है, बी उसका राइट आंसर है। पैराडाइज लास्ट में
जो हेवन के गेट्स की एंजल जो रखवाली करता है उसका नाम क्या है? माइकल है। राइट आंसर उसका बी है। विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन फोकसेस ऑन द स्टोरी ऑफ सैमसन फ्रॉम द बाइबल? ठीक है, आप इसका राइट आंसर बताएंगे। इसमें ये कह रहे हैं कि जॉन मिल्टन का कौन सा वर्क बाइबल से सैमसन की कहानी पर फोकसेस है, यानी कि केंद्रित है। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर इसका ए है, सैमसन एगोनिस्ट से है। राइट आंसर इसका क्या है? ए है। आए 26 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज नेम ऑफ जॉन मिल्टन से सेकेंड वाइफ? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जानने वाली हैं। सबसे पहले तो ये है कि जॉन मिल्टन ने कितनी शादियाँ की थी? 3 शादी की थी, ये आपको पता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों के बारे में हम देख लेते हैं। तो अगर सेकेंड वाइफ की बात करते हैं तो सेकेंड वाइफ का नाम क्या था? कैथरीन वुडकॉक। ठीक है, ठीक है। इनकी फर्स्ट वाइफ के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाइफ का नाम क्या था? मैरी पॉवेल। ठीक है, जिनकी शादी जॉन मिल्टन से 1642 में होती है। 1652 में इनकी डेथ हो जाती है। किसकी हो जाती है? मैरी पॉवेल की। ये फर्स्ट वाइफ है। ठीक है, फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। ठीक है, ये जॉन मिल्टन की फर्स्ट वाइफ है, जिनकी शादी 1642 में होती है। 1652 में इनकी डेथ हो जाती है। एनी हैथवे आपको पता है, ये विलियम शेक्सपियर की वाइफ है। ठीक है, इनकी जो थर्ड वाइफ है फ्रेंड्स, इसके बारे में देख लेते हैं। इनकी जो थर्ड वाइफ है उनका नाम है एलिजाबेथ म्यूनसुल। ठीक है, इनकी शादी जॉन मिल्टन के साथ होती है। ठीक है, इनकी शादी कब होती है? 1663 में। ठीक है, ये विलियम शेक्सपियर जॉन मिल्टन की थर्ड वाइफ है, थर्ड वाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। ए सेकेंड वाइफ है कैथरीन, जिनकी शादी होती है 1656 में। ये जो है बहुत साल तक नहीं रहती हैं उनके साथ। 1508 में ही इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आपको पता हो गया होगा ये सेकेंड वाइफ है। ठीक है, सेकेंड वाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। ठीक है, मैरी पॉल कौन सी है? फर्स्ट वाइफ है जॉन मिल्टन की। ठीक है, ये थर्ड वाइफ है। 1663 में इनकी शादी होती है। कैथरीन वुडकॉक की बात करें तो ये सेकेंड वाइफ है, कि जो कि 2 ही 3 साल तक इनके साथ रहती हैं, फिर इनकी भी डेथ हो जाती है। जब इनकी थर्ड शादी होती है, थर्ड शादी आपको पता है 1663 में होती है, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ कब होती है आपको पता होना चाहिए इस बात का, 1674 में। ठीक है, 1674 में जॉन मिल्टन साहब ही मर जाते हैं। तो आई होप कि इसमें आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। आप इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट सेकेंड, ए जो है मैरी पॉवेल है, ये इनकी फर्स्ट वाइफ है, ये थर्ड वाइफ है। सेकेंड वाइफ आपका क्वेश्चन आपसे पूछा है तो डी है। ठीक है, कैथरीन वुडकॉक। राइट आंसर इसका डी है। आए देखते हैं, हाउ मेनी मैरिज डिड जॉन मिल्टन से हैव? तो 3 किए थे, आप अभी देखे हैं ऊपर। ठीक है, आए देखते हैं 28 देखते हैं। विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन आर्ग्यूज फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस? 28 में क्या पूछ रहा है कि जॉन मिल्टन का कौन सा वर्क प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क देता है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है एरोपेगिटिका। राइट आंसर इसका ए है। आए नेक्स्ट देखते हैं, विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज अ पास्टोरल पोयम? ये आप सभी को पता है कि आप सभी को पता है कि जॉन मिल्टन की पास्टोरल पोयम है जिसका नाम है लिसिडस। ठीक है, जो कि इनके फ्रेंड रहते हैं एडवर्ड किंग। उनका नाम क्या रहता है? एडवर्ड किंग रहता है। जो 1637 में इनकी डेथ हो जाती है। आयरिश सागर में जहाज़ के डूबने से इनकी डेथ हो जाती है। और इसको जो है फ्रेंड्स
1645 में पब्लिश्ड किया जाता है। ठीक है, इसको पब्लिश किया जाता है 1645 में। राइट आंसर है ए इसका। ठीक है, आए देखते हैं। थर्टी क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड जॉन मिल्टन बिकम कंप्लीटली ब्लाइंड? जॉन मिल्टन पूरी तरह से अंधे हो गए थे। तो अंधे कब हो गए थे ये आप बताएंगे। ये सब जानकारियां हैं, आपको होना चाहिए कि जॉन मिल्टन पूरी तरह से अंधे हो गए थे 1652 में। ठीक है, ये पूरी तरह से क्या हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे। आए नेक्स्ट देखते हैं, 31 क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। विच रिलीजियस डिनोमिनेशन डिड जॉन मिल्टन बिलोंग टू? इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, ये रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब होता है धार्मिक संप्रदाय से बिलोंग है जॉन मिल्टन। तो आप बताएंगे, आपको पता है प्यूरिटन से। राइट आंसर इसका क्या है, प्यूरिटन। ठीक है, आए नेक्स्ट देखते हैं, 32 को देखते हैं। What is the name of जॉन मिल्टन्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम? इसको आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ठीक है, जिसको कब लिखा गया था, 1629 में। यहीं पे लिख दे रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, 1629 में इसको रिटन किया गया था। उसके बाद 1645 में पब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी है, जो ईसा मसीह के जन्म पर जश्न मनाते, तो उसका नाम क्या है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये जॉन मिल्टन की फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम है, जिसको 1629 में लिखा गया था, 1645 में पब्लिश्ड किया गया था। आए नेक्स्ट देखते हैं। विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज अ मास? राइट आंसर आप इसका बताएंगे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, आए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज अ पोएम ऑफ थैंक्स गिविंग फॉर द एंड ऑफ इंग्लिश सिविल वॉर? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि जॉन मिल्टन की कौन सा, ठीक है, अ पोएम है। ठीक है, हाँ ठीक है, आइए इसको देखते हैं। जॉन मिल्टन की कौन सी जो रचना है अंग्रेजी गृह युद्ध, यानी कि इंग्लिश जो सिविल वार की समाप्ति के लिए आभार व्यक्त करने वाली कविता है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि जॉन मिल्टन के इज अ पोएम, एक पोएम है जो थैंक्स गिविंग कर रही है एंड ऑफ इंग्लिश सिविल वार। ठीक है, इंग्लिश सिविल वार के लिए। तो राइट आंसर आप इसका बताएंगे। तो राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। अ मास्क प्रेजेंटेटेड एट लुडको कास्टल। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका ए है। आए नेक्स्ट देखते हैं। Who served as Lord Protector of England during John Milton's lifetime? 35 में आप बताएंगे कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन को देखते हैं। इसका राइट आंसर है ओलिवर क्रॉमवेल। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जॉन मिल्टन के जीवन काल में इंग्लैंड के लॉर्ड प्रोटेक्टर के रूप में किसने काम किया। ठीक है, जॉन मिल्टन के जीवन काल में इंग्लैंड के क्या नाम है, लॉर्ड प्रोटेक्टर। ठीक है, जो जॉन मिल्टन साहब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। What is the name of woman who inspired John Milton's sonnet sequence? आप इसको बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। मैरी पॉवेल, ये तो हो ही नहीं सकती। राइट आंसर इसका डी है। ठीक है, लियोनोरा
बेरोनी है। ठीक है, ये कौन है? ये रोम की प्रसिद्ध गायिका थी शायद। ठीक है, ये रोम की प्रसिद्ध गायिका थी। जब वो जॉन मिल्टन पहली बार इटली की यात्रा पे जाते हैं तो उसी दौरान इनकी मुलाकात किससे होती है? जॉन मिल्टन साहब से होती है। तो ये उनके सोनेट से क्या होती है? इंस्पायर होती है। उनका नाम क्या रहता है? लियोनोरा बेरोनी। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका डी है। आए 37 क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा ठीक है। आइए यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से हमारे ग्रामर के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो है कि पैसिव वॉइस के क्वेश्चन से हैं, इसको पहले देखते हैं हम। एक कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। ये देखिए टीजीटी 2013 में इसको पूछा था। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें करेक्ट कौन सा है। ऑलवेज रीच द स्कूल एट टाइम, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट हिम रीड अ बुक, लेट द सैलरी बी गिवन टू देयर क्लर्क्स। ठीक है, इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। इसको राइट आंसर आपको बताना है। तो जैसा आपको पता ही है कि आपको इसमें बनाना क्या है, आपको पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, एक्टिव है पैसिव में आपको चेंज करना है। तो आप इम्परेटिव सेंटेंस को जानते ही हैं, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। अगर आप इसको राइट कर देते हैं तो ये एक्टिव में चला जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? डी है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स? डी है। ये कौन सा सेंटेंस है? ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस है, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। जैसा कि आपको पता है कि जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट रहता है बी। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? डी है। आए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और जापान फॉर्म मेक्स दिस टेलीविजन सेट्स। ये टीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा था। इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस। एक्टिव में है, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। तो आप इसको बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। टेलीविजन सेट मेक दिस जापान फॉर्म। देखिए सबसे पहले अगर आपको एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जापान फॉर्म है, ये आपका वर्ब है, तो इसमें क्या लगा है फ्रेंड्स? ईएस। ठीक है, तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। ये आपका है कौन सा? ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ठीक है, जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? इज, एम, आर। ठीक है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? इज, एम, आर हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसमें देख लीजिए टेलीविजन सेट मेक दिस। ठीक है, जापान फॉर्म ये तो होगा नहीं। दिस टेलीविजन सेट्स आर मेड बाई अ जापान फॉर्म, दिस आर। ठीक है, जापान मेड। ठीक है, ये हो नहीं सकते। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका बी है। ठीक है, और दिस टेलीविजन सेट्स आर, इसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है कि अपनी हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। मेड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई दिया है, और जापान फॉर्म। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका बी है। इसके पहले की जो प्रैक्टिस मैंने करवाई है आप उसमें देख लीजिएगा, उसका जो इसके जो रूल्स हैं उसको मैंने लिखा है। आइए देख लेते हैं। चेंज द वॉइस, इसको भी चेंज ही करना है। ये टीजीटी 2013 में पूछा है। ये कह रहे हैं कि वाई डिड ही डिफ्रॉड यू ऑफ योर अर्निंग्स। इसके बारे में आप क्या क्या कहना है कि इसका राइट आंसर क्या है, ये आपको बताना है। हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, किया है, डिड दिया है, डिड दिया है ना। तो ये आपका कौन सा टेंस हो गया? ये आपका पास्ट इंडिफिनिट हो गया। जब फ्रेंड्स इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? वॉज और वर हो जाती है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आइए देखते हैं कि ये हमारा क्या होता है। ठीक है, ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है,
ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब वाई से स्टार्ट हुआ है, आप इसको ध्यान देंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट हुआ है, तो वाई वर यू डिफॉल्टेड ऑफ योर अर्निंग बाय हिम, ठीक है। आप मिला लीजिएगा, राइट आंसर इसका क्या है? डी है। आए देखते हैं, ये देखिए यहाँ से नरेशन है, यहाँ से नरेशन के क्वेश्चन स्टार्ट होते हो रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ डोंट ड्रिंक टू मच, रिमेंबर दैट यू विल हैव टू ड्राइव होम, ही सेड टू हिम, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है, ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। प्लीज़ 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 दिया गया है, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो ये सेंटेंस आपका क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आइए अब इसमें देखते हैं, आप इसको मिला लीजिएगा। अगर हम पूरा करने लगेंगे तो टाइम बहुत चला जाता है फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको एक वीडियो में 30 क्वेश्चंस जरूर दे दूं। तो आइए देखते हैं, ठीक है। ये प्लीज़ प्लीज़ दिया है, तो आइए देखते हैं राइट आंसर इसका क्या है। राइट आंसर इसका बी है। सी बेग्ड हिम नॉट टू ड्रिंक टू मच, रिमाइंडिंग हिम दैट ही वुड हैव टू ड्राइव होम। इसमें देखिए सेड को, ये जो सेड टू है, ठीक है, सेड टू है फ्रेंड्स, इसको हम किस में चेंज कर देंगे? इसको हम बेग्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटिव टू को जोड़ देंगे, टू से सेंटेंस को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। ये जो आपको विल हैव दिया है, ये जो, ठीक है, ये जो विल हैव दिया है उसको हम किस में चेंज कर देंगे? वुड हैव में चेंज कर देंगे। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका बी है। बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डू यू राइट अ गुड हैंड, ही सेड। इसमें आप बताएंगे कि ये क्या है। इसको तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप इसको देख लें। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसकी स्टार्टिंग हुई है हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो जब हम इनडायरेक्ट को बनाएंगे तो स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं? वेदर। किसका प्रयोग करते हैं? वेदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये जो आपका सेड है, सेड को हम किस में चेंज कर देते हैं? आस्क्ड में कर देते हैं। ये दो बातें हैं, आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। ये दो बातें आप विशेष ध्यान रखिए कि जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या वाई वेयर ऐसे भी स्टार्ट होता है, तो ये पहले सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वेदर लिखेंगे एंड सेड की जगह आस्क्ड लिख देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या है? ए है। ही आस्क्ड वेदर आई रोट अ गुड हैंड। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका ए है, ठीक है। 42 को देखते हैं कि मोहन सेड अलास आई एम अनडन। इसमें आपको जो ये इन्वर्टेड कॉमा दिया है, इसको हम किस में इन्वर्टेड कॉमा को किस में चेंज करेंगे? दैट में। सबसे पहले आपको समझना है सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस ये आपको ये समझ में आ रहा है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो ये एक्सट्रीमली सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? एक्सट्रीमली सेंटेंस है, ठीक है। तो इसके इन्वर्टेड कॉमा को हम डैट में चेंज कर देते हैं, उसके बाद ये हटा देते हैं, इसको नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा करके फुल स्टॉप करके, यानी कि असर्टिव सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस इसको बना देते हैं। तो उस हिसाब से आपका राइट आंसर है मोहन एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज अनडन, ठीक है।
राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका बी है। आए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसको देखिए, इसमें कह रहे हैं, हाँ ऊपर जो है दिया है, एक आपको बताना भूल गए कि जो अलाज दिया है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं? एक्सक्लेम्ड में कर देते हैं, ठीक है। इसके जो ऊपर वाला था आए देते हैं। 43 को देखते हैं। विच ग्रुप सो वनली सुपरलेटिव्स, इसमें आपको वनली सुपरलेटिव्स बताना है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव्स डिग्री होती है। तो आपको वनली सुपरलेटिव्स डिग्री आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको मिल रहा है। इसमें देखिए जानना जरूरी है, ए बी सी करके तीनों देख लेते हैं। ए राउंडर है, ई आर है, मोरटेल, ठीक है, फास्टर है, नाइस, ये आपका हो नहीं सकता है। हैवीएस्ट, मोस्ट, रुट, स्विफ्टेस्ट, क्यूटेस्ट, बेस्ट, ठीक है। ये आपका सी है, स्विफ्टेस्ट है, मच ठीक है, हायर है, लॉन्गेस्ट, नाइसेस्ट, ठीक है, फर्दर है। अब डी को वही देख लेते हैं, ठीक है, डी में वही देख लेते हैं। ये पूरी तरह से सुपरलेटिव्स नहीं है क्योंकि इसमें कंपैरेटिव भी मिक्स किया गया है, तो इस हिसाब से राइट आंसर आपका क्या है? बी है, ठीक है। देखिए लास्ट में ई आर है, तो इसमें आपका सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव दोनों है, बट वनली सुपरलेटिव्स की बात करें तो बी इसका राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है। आए 44 क्वेश्चन को देखते हैं। द सिंगुलर ऑफ डायग्नोसिस इज, ठीक है, इसमें आप बताएंगे कि ये सिंगुलर है, तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है डायग्नोसिस, ठीक है, सिंगुलर आपको इसका बताना है। आए राइट आंसर इसका क्या है? बी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 45 क्वेश्चन देखते हैं कि 45 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसमें आपको बताना है विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, इसको देखते हैं। आइए, द पोएट एंड द नोबलिस्ट इज डेथ, द पोएट एंड नोबलिस्ट इज डेथ, द पोएट एंड नोबलिस्ट आर डेथ, द नोबलिस्ट विथ पोएट, एथलेटिक्स के साथ यहाँ पे इज आया है, तो इसका राइट क्या है? नाउन है। आइए 47 क्वेश्चन को देखते हैं। 47 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? इन द सेंटेंस एथलेटिक्स, ठीक है, इज हिज फेवरेट स्पोर्ट, एथलेटिक्स इज, ये TCT 2004 में पूछा था, तो यहाँ लास्ट में ICS दिया है, ठीक है, ICS है।